अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 34 हमने स्टार्ट करना है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। और इस लेक्चर में हम लोग यूडीपी यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहले तो आईपी को देखते हैं। उसने आईपी के बारे में हमें कुछ बताया हुआ, यानी आईपी लेयर जो है ना हमारी लेयर 3, उसके बारे में उसने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। देखिए, आईपी लेयर जो है वो हमारी कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए होती है, या फिर इसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने एक जीमेल ओपन किया लेट्स से, और आप उस जीमेल से किसी दूसरे बंदे को जो है वो ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन तो होगी, मगर इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन भी तो चाहिए ना। उसके लिए आप लोग के अलग पैरामीटर्स जो हैं, अलग प्रोटोकॉल्स जो हैं, वो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्किंग में यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए हम फिर लेयर 4 पर आ जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की है। अब हम करने जा रहे हैं जी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल्स की बात, यानी कि लेयर 4 की बात। लेयर 4 जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करवाती है, और ये एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कंप्लीट पैकेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है। ना कि सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का काम करती है, बल्कि आप लोगों को एंड टू एंड, यानी कि जितना आप लोगों को डाटा जहां तक पहुंचाना है वहीं वहीं तक पहुंचा के आती है। ना सिर्फ ये कि बिल्कुल ऐसे समझ ले कि जैसे आप लोगों को कोई चीज़ अपने दोस्त के घर भेजनी हो, और जो जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं वो उसके घर के पास रख कर आ जाए। तो आईपी लेयर जो है वो यही समझ लें कि आप वो सिर्फ कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन एप्लीकेशन तक पहुंचाने का काम और उस यूज़र तक पहुंचाने का काम आप कह लें कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, यानी कि लेयर 4 के थ्रू हो रहा होता है। अब इसमें ना हमारे पास लेयर 4 में 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, एक यूडीपी है और एक टीसीपी है। यूडीपी इज़ अ कनेक्शन लेस सर्विस, जिसमें रिलायबिलिटी नहीं होती, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। टीसीपी जो है उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है। टीसीपी थोड़ी-सी स्लो होती है, क्योंकि इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश आप लोगों को करना पड़ता है, यानी कि पहले सेंडर जो है उसको बताना पड़ता है कि मुझे आपके साथ एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनाना है, ताकि मैं अपना जो डाटा है उसको सेंड कर सकूँ। जैसे आप लोग टेलीफ़ोन कम्युनिकेशन करते हैं, पहले आप लोग कॉल करते हैं, दूसरा बंदा कॉल पिक करता है और आप लोगों के दरमियान एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता है। आप लोगों को कोई और टेलीफ़ोन लाइन जो है वो कम्युनिकेट करते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बट यूडीपी में क्या है कि जैसे आप लोग समझ लें कि एक पोस्ट लेटर आप लोगों ने सेंड किया है। वैसे तो ये थोड़ी-सी नॉन टेक एग्ज़ाम्पल है, बट ये बहुत ईज़ी होती है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती आप लोगों को कि आप लोगों का लेटर जो है वो पहुँचेगा या फिर नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से यूडीपी हमारे पास इस तरह से काम, लेकिन यूडीपी हमारा डाटा जो है उसको डायरेक्ट सेंड करता है, बगैर ये देखे कि कहीं पहुँचेगा या फिर नहीं पहुँचेगा। बस उसको डेस्टिनेशन का पता होता है कि डेस्टिनेशन यहाँ पे पहुँचाना है, तो उसको सेंड कर देता है। कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म नहीं होता, कोई मसला हो जाए उसको कैसे ठीक करना है, रिपोर्ट करना है वापस या फिर नहीं करना। इस हवाले से कोई मसला इसको नहीं होता, या कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं रखी जाती। तो यूडीपी निस्बतन एक फ़ास्ट जो है वो टेक्नीक है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरीके का ओवरलोड नहीं लेना पड़ता। टीसीपी हमें रिलायबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरहेड के लिए आता है, हमें कुछ चीज़ें एडिशनल करनी पड़ती हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अच्छा, यही चीज़ उसने हमें यहाँ पर बताई हुई है। यूडीपी के बारे में बताया कि यूडीपी जो है वो सेंड एंड रिसीव करता है डाटाग्राम्स को, और बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस यूज़ करता है, यानी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती अपनी तरफ से, जिसको कहना चाहिए कि पूरी कोशिश करता है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस जो है ना, ये एक टर्म है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक बहुत ही बेस्ट किस्म की जो है वो आप लोगों की सर्विस हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि कोशिश बेस्ट की जा रही है, बट किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। तो यही चीज़ यूडीपी कहता है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ये उसने ऊपर वाली बात ही की हुई है कि आप लोगों के एप्लीकेशन प्रोटोकॉल प्रोग्राम जो हैं वो नहीं डील कर सकता आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उसके लिए हम फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यानी कि लेयर 4 पर आ जाते हैं। यही चीज़ उसने पूरे में यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद उसने यूडीपी के बारे में बताया हुआ कि लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ईज़ियर टू अंडरस्टैंड होता है, और इस तरह की सर्विस नहीं देता जिस तरह की एक टिपिकल एप्लीकेशन एक्सपेक्ट करती है, यानी कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो, जो हम नॉर्मली कम्युनिकेशन करते भी हैं। तो ये वो उस तरह से सर्विस नहीं देता। एक तो ये एंड टू एंड प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कनेक्शन लेस सर्विस यूज़ करता है। मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मैसेज ओरिएंटेड से मुराद क्या है कि आपके डेटा को मुख्तलिफ पैकेट्स में डिवाइड नहीं करता, बल्कि एक पूरे मैसेज ही की सूरत में उसको सेंड कर देता है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस यूज़ करता है। आर्बिट्रेरी इंटरैक्शन यूज़ करता है, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल बहुत सारे किस्म के जो इंटरैक्शन कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता है, एक जगह से 2-3 जगहों पे सेंड कर सकता है, इस तरह से। बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से ये इंडिपेंडेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ये नहीं कर रहा होता। आप यूज़र डिफाइंड इसमें बहुत ज़्यादा एक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये कनेक्शन लेस पैराडाइम किस तरह से यूज़ करता है, ये उसने वही चीज़ें बताई हुई है।
कोई कंट्रोल मैसेजेस नहीं होते, सिर्फ डाटा मैसेजेस होते हैं। कंट्रोल मैसेजेस यानी कि कैसे आपने डाटा को जो है वो कंट्रोल करना है, कोई मसला है तो उसको कैसे रिपोर्ट बैक करना है या नहीं करना, ये सारे मैकेनिज़्म्स कंट्रोल के अंडर आते हैं। तो कंट्रोल इसमें नहीं होता, आप लोग सिर्फ डाटा अपना सेंड कर सकते हैं। इसमें ओवरहेड लो होती है, यानी कि आप लोगों की सर खपाई जो है आप कह लें कि वो कम होती है। यानी कि आप लोगों का कनेक्शन एस्टेब्लिश इसमें नहीं आपको करना पड़ता, और भी कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं डिफ़ाइन करनी पड़ती। इसके बाद मैसेज ओरिएंटेड इंटरफ़ेस को उसने वैसे ही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बताया। अच्छा, एडवांटेजेस इसने लिखे हुए हैं कि प्रिज़र्व डेटा बाउंड्रीज़ कर लेता है। ये क्या करता है, जिस प्रोटोकॉल पे डिपेंड कर रहा होता है वो इसकी डेटा बाउंड्रीज़ को प्रिज़र्व कर लेता है। यानी कि आप लोगों ने अगर 100 एमबी का डाटा सेंड करना है तो ऑलरेडी उतनी बाउंड्रीज़ वो प्रिज़र्व कर लेगा कि इतना डाटा आना है, तो इतनी बाउंड्रीज़ को प्रिज़र्व कर लिया जाएगा। जबकि अगर हम टीसीपी की बात कर लें तो टीसीपी में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है कि मुख्तलिफ़ पैकेट्स में उसको डिवाइड कर लेगा और फिर उस लिहाज से इसको सेंड करेगा। तो डेटा बाउंड्रीज़ को पहले से प्रिज़र्व नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है कि जितना हमें चीज़ चाहिए होती है हम उतनी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि यूडीपी जो है उसको एक सिंगल आईपी डाटाग्राम में फिट होना चाहिए। टीसीपी में तो हम मुख्तलिफ पैकेट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे ना, लेकिन जो यूडीपी का मैसेज होगा उसको एक सिंगल आईपी डाटाग्राम के यूनिट में फिट होना चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको भेज नहीं सकते। तो ये क्योंकि आप लोगों को डिवाइड किए बगैर भेजना होता है, तो आप लोगों को फिर आईपी डाटाग्राम की ओवरहेड जो होती है, यानी कि उस आईपी डाटाग्राम का साइज़ जो होता है वो आप लोगों को बड़ा चाहिए होता है। और ये फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन को इनएफिशिएंट भी बना सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। इस वही चीज़ उसने बताई हुई है कि बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस यूज़ करता है। अच्छा, उसने बताया कि अगर आपको यूडीपी यूज़ ही करना है, तो 2 चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। या तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपके सिस्टम को, और आप लोग जो उससे काम लेना चाह रहे हैं, वो आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं। या फिर प्रोग्रामर आप लोगों के पास जो है वो कुछ एडिशनल स्टेप्स लेगा, कि आप लोग अपने एरर्स को डिटेक्ट और जो है वो रिमूव कर सकें। यूडीपी हमारे पास जनरली जो है, वो स्ट्रीम ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्ट्रीम ओरिएंटेड तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो जैसे आप लोगों की लाइव स्ट्रीम्स हो गई या इस तरह से कुछ चीज़ें होती है जिसमें जितना डाटा चाहिए उतना ही डाटा वक्ती तौर पर आ रहा होता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशंस में यूडीपी बड़ी यूज़फुल होती है। इसने एग्ज़ाम्पल बताई हुई है, जैसे ऑडियो ट्रांसमिशन होती है, ठीक है? इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो यूडीपी को यूज़ करती हैं। आर्बिट्रेरी इंटरैक्शन के बारे में उसने सेम बताया जो मैंने आपको बताया कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, वन टू वन कर सकता है, वन टू मैनी डिवाइसेज़ कर सकता है, मैनी टू वन डिवाइसेज़ कर सकता है, और मैनी टू मैनी डिवाइसेज़ पे भी ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों किस्म की सपोर्ट देते हैं। यूनिकास्ट से मुराद यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, मल्टीकास्ट से मुराद एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेज़ तक, एंड ब्रॉडकास्ट से एक डिवाइस से सारी जितनी भी उस नेटवर्क में अवेलेबल डिवाइसेज़ हैं सब तक जो है वो डेटा को कम्युनिकेट करना। उसके बाद उसने बताया हुआ कि प्रोटोकॉल पोर्ट क्या होती है। देखें, हर एप्लीकेशन का की अपनी एक पोर्ट लोकेशन होती है, अपना एक पोर्ट नंबर होता है, उसको आप लोग प्रोटोकॉल पोर्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एचटीटीपी है जो कि एक प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन का, तो इसकी जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर साइन किया गया है वो 80 है। इसी तरह से अगर आप लोग एचटीटीपीएस की बात करेंगे तो उसका जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर है वो 443 है। तो इस तरह से हर एप्लीकेशन को या हर एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक नंबर आप लोग कह लेंगे कंप्यूटर सिस्टम ने असाइन किया हुआ है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उन्होंने, और वो नंबर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है। और इसमें कई टाइप्स होती हैं प्रोटोकॉल्स की, वो इन्होंने ख़ैर अभी यहाँ पर बताई नहीं हुई है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। इसने हमें क्या बताया कि यूडीपी आइडेंटिफाइज एन एप्लीकेशन एज़ एन एंड पॉइंट मैकेनिज़्म कैन नॉट बी सेम एज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो ख़ैर जनरल बात लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लोगों का ये मैकेनिज़्म हट के होता है, यूडीपी उस पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद कह रहा है कि मल्टीपल आइडेंटिफायर्स लाइक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर्स, जॉब नेम्स एंड टास्क आइडेंटिफायर्स। तो मल्टीपल किस्म के आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, ये भी उसमें से एक आइडेंटिफायर ही है प्रोटोकॉल। उसके अलावा आप लोग के जॉब नेम्स के भी आइडेंटिफायर लगा सकते हैं आप लोग, कि जॉब डिफरेंट जॉब्स के लिहाज से डिफरेंट टास्क जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं उसके लिहाज से भी आप उसको नंबर्स असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा वो कह रहा है कि जो सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स होंगे उनको आप प्रोटोकॉल पोर्ट्स बोलेंगे। यानी कि आप लोगों का पोर्ट नंबर क्या है, अगर आप इन सब को मिला लें तो एक आइडेंटिफायर उन्होंने असाइन किया हुआ है जिसको आप लोग प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मैपिंग बिटवीन द प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एंड द प्रोग्राम आइडेंटिफायर्स। तो ये मैपिंग होती है, यानी कि आप लोगों का जो प्रोग्राम पोर्ट नंबर है और जो आप लोगों का प्रोग्राम आइडेंटिफायर है, जैसे आप लोगों का ये यूडीपी टीसीपी कह लें, या इसी तरह से आप लोगों के डिफरेंट जो हैं वो पोर्ट नंबर्स यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। कह रहा है कि एड्रेस एंड प्रोटोकॉल पोर्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन डिफाइन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आप लोगों की कम्युनिकेशन टाइप भी बताता है,
ठीक है, ये वैसे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये वाली, ये एग्जैक्टली अगर आप लोग देखेंगे तो ये टीसीपी में यूज़ होती हैं। यूडीपी के लिए कुछ और प्रोटोकॉल पोर्ट्स यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। ये वाली जो एग्जैक्टली नंबर्स वाली होती है ना, किसके क्या नंबर्स हैं किस प्रोटोकॉल के, ये टीसीपी में ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो कह रहा है एंगेज इन वन टू वन कम्युनिकेशन, तो एप्लीकेशन को क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कम्युनिकेशन के लिए। एक तो लोकल पोर्ट नंबर जहाँ पे आप लोगों को कम्युनिकेट करना है, आईपी एड्रेस, रिमोट आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि एक नेटवर्क से आप दूसरे नेटवर्क तक कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और वो नेटवर्क जो है वो वहाँ पर उसके पास अवेलेबल नहीं है, तब भी आप लोग चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो आप लोगों को आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और रिमोट पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूडीपी के बारे में हम मज़ीद देखते हैं। तो यूडीपी का उसने हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का, कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया गया है। एक तो आप लोग सोर्स पोर्ट यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं जहाँ से आप लोगों को डेटा सेंड करना है, और डेस्टिनेशन पोर्ट आप लोग डिफ़ाइन करते हैं जहाँ डेटा सेंड करना है। मैसेज की लेंथ बताते हैं कितने मैसेज की लेंथ होनी चाहिए, और चेक सम की वैल्यू लगाते हैं, यानी कि एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज़्म जो हमने स्टडी किया था चेक सम का, उसकी आप लोग एक्स्ट्रा बिट्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि जो आप लोगों ने मैसेज के साथ भेज रहे हैं, और फिर आप लोग यहाँ पर अपना डेटा डिफ़ाइन करते हैं। और यूडीपी का जो पैकेट होता है उसको सेम जैसे हमने पढ़ा था कि एरर्स को रिपोर्ट करने के लिए हम आईसीएमपी का जो पैकेट लगाते हैं, उसी में ही हम इसको लगाते हैं। यूडीपी के पैकेट को आईपी डाटाग्राम में एनकैप्सुलेट करते हैं, यानी कि यूडीपी हम यहाँ पर डालते हैं और इसको हम यहाँ पर आईपी डाटाग्राम में एनकैप्सुलेट करते हैं, और आईपी डाटाग्राम फिर आगे से फ्रेम में एनकैप्सुलेट होती है। तो इस तरह से हमारा जो पैकेट है वो आगे फॉरवर्ड होता है। इसी तरह से हम टीसीपी को अब डिस्कस करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये आईपी की जो अनरिलायबल सर्विस होती है उसको यूज़ करता है। आईपी हमारे पास याद रखिएगा वो अनरिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि कनेक्शन लेस सर्विस ही एक्चुअली में प्रोवाइड करता है। बट टीसीपी हमारे पास लेयर 4 का प्रोटोकॉल कुछ रिलायबिलिटी उसमें ऐड कर देता है, कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम ऐड कर देता है एप्लीकेशंस की हद तक। कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो आईपी का काम होता है वो कनेक्शन लेस ही होती है एक्चुअली। तो ये अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो है टीसीपी वो आईपी का ही यूज़ करता है, जो कि कनेक्शन लेस होती है कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिलीवरी के लिए, बट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद कह रहा है कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हम रिलायबल डिलीवरी यूज़ करें। तो वो कह रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हम इसके लिए यूज़ करते हैं, उसको ये गारंटी लाज़मी करनी चाहिए कि वो रिलायबल कम्युनिकेशन हमारे पास प्रोवाइड करे। इसमें किसी भी किस्म का लॉस, डुप्लीकेशन या फिर ऑर्डर्स जो है हमारे पास उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्स में चेंज से क्या मुराद है कि टीसीपी हमारे पास क्या करता है कि वो मैसेजेस को मुख्तलिफ पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, एक साथ इकट्ठा मैसेज नहीं भेजता। तो उस उन पैकेट्स का जो ऑर्डर है वो भी सेम ही रहना चाहिए, ताकि रिसीवर को वो उसी तरह से रिसीव हो सके। तो इसी वजह से हम रिलायबल ट्रांसपोर्ट डिलीवरी जो है उसको यूज़ करते हैं। कि रिलायबल से क्या मुराद होता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं ना प्रॉपर, इस वजह से हमें ये रिलायबल डिलीवरी ज़्यादा सूटेबल होती है। तो कह रहे हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये इसके बारे में उसने मज़ीद बताया कि रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। रिलायबिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईपी लेयर का मैंने आपको बताया वो तो कनेक्शन लेस सर्विस यूज़ करती है, लेकिन अगर आप लोग को एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाना है तो आप लोग टीसीपी का यूज़ करते हैं, और मोस्ट इंटरनेट एप्लीकेशंस जो हैं वो टीसीपी का यूज़ करती हैं। जैसे आप लोगों को लेट्स से जो है वो ईमेल सेंड करनी है या कोई भी इस तरह का काम करना है, आप लोग कह लें कि टेलीफ़ोन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद कह रहा है कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है टीसीपी, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड करता है, पॉइंट टू पॉइंट करता है, यानी कि डेडिकेटेड कनेक्शन बनता है, पॉइंट टू पॉइंट आप एक जगह से दूसरी पॉइंट तक डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कंप्लीट रिलायबल होता है, एरर्स प्रॉपर रिपोर्ट होते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, जब टर्मिनेट होता है पता चलता है इतने टाइम पर ख़त्म हुआ। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, अब जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं तो उधर से दूसरा बंदा जो है वो भी आपको आपकी बात को कट कर सकता है और आप उसकी बात को बीच में कट भी कर सकते हैं, यानी दोनों एक ही टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और दोनों एक ही टाइम पे लिसन भी कर रहे होते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आप लोगों की करवा सकता है। इसके अलावा हाफ डुप्लेक्स भी करवा सकता है, लाज़मी नहीं कि फुल डुप्लेक्स हो, मतलब इसमें ये फ़ीचर है कि फुल डुप्लेक्स भी हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रीम इंटरफ़ेस इसका होता है, यानी कि स्ट्रीम्स की सूरत में जो है वो डेटा को सेंड करता है। मुख्तलिफ स्ट्रीम्स आ रही होती है डेटा की, इस तरह से रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप होता है, पहले कनेक्शन सेटअप होता है और फिर शटडाउन जब होता है तब भी ग्रेसफुल होता है, यानी कि प्रॉपर बताया जाता है, सिंक्रोनाइज़ेशन होती है। उसके बाद कह रहा है कि ये किस तरह से काम करता है, एप्लीकेशंस जो हैं वो एक कनेक्शन को रिक्वेस्ट कर सकती हैं, जो कि हमारे पास कनेक्शंस वर्चुअल कनेक्शंस होते हैं, यानी कि
एक इल्यूजन क्रिएट होती है कंप्यूटर सिस्टम में कि हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। इसी चीज़ को हम वर्चुअल कनेक्शंस बोलते हैं और ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं कि उनकी मदद से किया जाता है, यानी कि जो टीसीपी के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनकी मदद से कनेक्शन रिक्वेस्ट किया जाता है। अब वो कह रहा है कि टीसीपी का जो काम होता है, लेट्स से कि टीसीपी ने इस टीसीपी को डेटा सेंड करना है। ये हमारे पास टीसीपी से ऊपर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर अपना काम इस लेयर से लेती है, टीसीपी से। तो अब फर्स्ट कर लें कि टीसीपी ने जो है वो डेटा सेंड करना है, तो वो किस तरह से करेगी। टीसीपी जो है वो आईपी को यूज़ करेगी, आईपी जो है वो फिर आगे से नेटवर्क इंटरफेस लेयर को, नेटवर्क इंटरफेस फिजिकल लेयर को। इस तरह से काम होता होता इस राउटर तक जाएगा, फिर आगे राउटर जो है जिसने आगे फॉरवर्ड करना है वो उस राउटर डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करेगा और वो फिर फिजिकल लेयर से होती हुई वो टीसीपी लेयर तक आ जाएगी। यही चीज़ उसने हमें यहाँ पर बताई हुई है कि इस तरह से हमारे पास टीसीपी यूज़ करेगा आईपी को मैसेजेस को कैरी करने के लिए और फिर वो डेस्टिनेशन होस्ट पर आईपी से होती हुई टीसीपी तक जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इसमें 2 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगरचे ये बड़ी रिलायबल डिलीवरी है, मगर इसमें 2 किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो हमारे पास जो ये नीचे वाला मैकेनिज़्म है ना आईपी का, इसका मसला ये है कि ये अनरिलायबल सर्विस डिलीवरी यूज़ करता है। तो अगर आप ऊपर अनरिलायबिलिटी यूज़ कर भी रहे हैं, तो नीचे चूँकि अनरिलायबल डिलीवरी है, तो ये भी हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है एक। और दूसरा उसने बताया हुआ है कि सिस्टम रीबूट्स, यानी कि जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है, तो सारे का सारा कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। यूडीपी में तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोगों का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। बट टीसीपी में आप लोगों का चूँकि कनेक्शन प्रॉपर एस्टैब्लिश हुआ होता है, तो अगर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हो जाते हैं, सिस्टम रीबूट होता है, तो उससे जो है वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में अगर कोई डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, तो उसको किस तरह से प्रॉपर्ली एक्नॉलेज किया जाता है और कैसे सोर्स को पता चलता है कि ये डेटा लॉस हो चुका है और उसको मैंने दोबारा से रीट्रांसमिट करना है। तो इसमें क्या होता है देखें, यहाँ पर फर्स्ट करें कि पहला मैसेज आ रहा है, तो रिसीवर प्रॉपर्ली इसको एक्नॉलेज करता है और एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो वापस सेंडर को सेंड कर देता है। इसी तरह से मैसेज 2 जाएगा तो वापस उसको एक्नॉलेजमेंट जाएगी सेंडर को। इसी तरह से मैसेज 3 जा रहा है, तो मैसेज 3 अगर लॉस्ट हो जाता है, यानी वो पैकेट हमारे पास लॉस्ट हो गया, हमारा जब पैकेट लॉस होगा तो उसकी तो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट फिर जाएगी नहीं, क्योंकि जब उसको रिसीव होगा तो तभी तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट तीसरे पैकेट के लिए नहीं जा रही है। तो जब नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये जो हमारा मैसेज है इसको दोबारा रीट्रांसमिट किया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसको कितना वेट करना चाहिए रीट्रांसमिट करने से पहले, यानी कि कितना वेट वो करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ अब डेटा लॉस हो चुका है, तो अब रीट्रांसमिट कर दिया जाए। तो ये उसने बताया हुआ है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक तो आप लोगों की डेस्टिनेशन कितनी दूर है, उस लिहाज से आप लोगों का टाइम चेंज हो सकता है, और दूसरा करंट ट्रैफ़िक की कंडीशंस क्या हैं, यानी कि अगर ट्रैफ़िक ज़्यादा तो हो सकता है उसको आने में टाइम लग रहा हो, या फिर डेस्टिनेशन दूर है तब भी उसको टाइम लग सकता है। तो फिर आप लोगों को ये टाइमर जो है उसी लिहाज से सेट करना पड़ता है कि कितना वेट उसको करना चाहिए बिफोर रीट्रांसमिटिंग। तो यही उसने यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई हुई है कि इसके लिए हम अडैप्टिव रीट्रांसमिशन की टर्म यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं कि आप लोगों को हर कनेक्शन पर कितना टाइम लग रहा है, यानी कि आप लोग देखते हैं कि लेट्स से ये आप लोगों ने एक पैकेट सेंड किया ना, तो इस पे अगर आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, इस पर भी 10 सेकंड लग रहे हैं, इस पर भी 10 सेकंड लग रहे हैं, तो इस पर भी आप अज़्यूम कर लेते हैं कि आपको 10 सेकंड ही लगेंगे। तो 10 सेकंड के लिए आप लोग वेट करते हैं और उसके बाद आप लोग रीट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह से ना इस चीज़ को बोला जाता है एडाप्टिव ट्रांसमिशन, यानी कि आप हर कनेक्शन का एक एस्टिमेट टाइम ले लेते हैं, कितना टाइम लग रहा है, और आप अज़्यूम करते हैं कि इसका भी इतना ही टाइम होगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एडाप्टिव रीट्रांसमिशन। उसके बाद उसने कहा है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप लोगों के पास टाइम आउट जो है वो बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों के इंटरवल्स जो हैं वो कितने हैं, यानी कि कितना वेट, यानी कि कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को कनेक्शन भेजने में या फिर डेटा को सेंड करने में। तो उस लिहाज से आप लोगों का टाइम आउट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। उसके बाद बताया हुआ है कि टीसीपी जो है वो हमारे पास विंडोज़ मैकेनिज़्म यूज़ करता है, और यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि जितनी स्पेस आप लोगों के पास अवेलेबल होगी उसको विंडो बोला जाएगा, और इसके अलावा जो चीज़ स्पेसिफ़ाई करेगी विंडो का साइज़ उसको विंडो एडवर्टाइज़मेंट बोला जाएगा। ये क्या चीज़ है ये हम समझते हैं इससे। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल विंडो का साइज़, यानी कि विंडो की जो एडवर्टाइज़ है वो कितनी है, वो 2500 है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 1000 तक आप लोगों ने डेटा ऑक्टेट सेंड कर लिए, वो एक्नॉलेज हो गए। फिर आप लोगों ने 1000 से लेकर 2000 तक डेटा सेंड किए, वो एक्नॉलेज हो गए, और साथ ही साथ में आप लोगों की विंडो की साइज़ भी आती रहेगी। अगर आपने 1000 डेटा सेंड किए तो आप लोगों के पास 1500 साइज़ बच जाएगा, फिर 500 साइज़ बच जाएगा जब 2000 सेंड करेंगे। ठीक है? मतलब कि आप लोगों ने 1000 से लेके 2000 तक नेक्स्ट और सेंड कर दिए। अब आप लोगों ने टोटल 2500 सेंड कर दिए, तो विंडो हमारे पास 0 हो गई है। इसी तरह से फिर हमें कुछ अब मज़ीद ऑक्टेट्स चाहिए होंगे अगर हमें मज़ीद यहाँ पर डेटा जो है वो सेंड करना है। तो इस तरह से हमारा जो विंडो मैकेनिज़्म है वो डिफ़ाइन करता है कि आप लोग एक वक़्त में कितना डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं।
इसी चीज़ को यहाँ पर उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। ये विंडोज़ मैकेनिज़्म यूज़ करता है फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि अगर आप लोग को कनेक्शन को क्लोज़ करना है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ कर की जाती है थ्री वे हैंडशेक्स। थ्री वे हैंडशेक्स क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि सेंडर चाहता है कि कनेक्शन क्लोज़ हो जाए, तो वो फिनिश और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड कर देगा रिसीवर को कि मैंने फ़िनिश करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब फ़िनिश करके बता दूँ। एंड रिसीवर फिर क्या करेगा, वो भी फ़िनिश और एक्नॉलेजमेंट जो है वो अपनी तरफ से कि मैं भी अब ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वो उसको सेंड कर देगा सेंडर को। ठीक है, सेंडर जो है वो रिसीव कर लेगा फ़िनिश्ड और एक्नॉलेजमेंट, और सेंडर दोबारा एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि मैंने आपकी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है क्लोज़ करने की, वो भी रिसीव कर लिया और अब आपका कनेक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। इस तरह से थ्री वे हैंडशेक जो है वो कनेक्शन को बिगिन करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसके लिए आपको स्टार्ट में एक 32 बिट का सीक्वेंस नंबर डिफ़ाइन करना पड़ेगा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए कि हमारा कनेक्शन नंबर ये है। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू टीसीपी कनेक्शन बनाते हैं तो वो एक बिल्कुल रैंडम नंबर होगा जो कि आप लोगों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे।